हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे एडिशनल क्वेश्चंस। सर किसके? लिक्विडेशन के। और मैं पहले बता दूं, एक छोटी सी नई बात है, तो लेक्चर स्किप नहीं करना है, पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है? टोटल कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं इसमें एक्स्ट्रा, और एक छोटी सी नई बात है। तो लेट्स डू वन थिंग, पहले मैं वो नई बात ही आपको करा देता हूँ। जो भी लिक्विडेशन के स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने एक न्यू कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उसका एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है कि लिक्विडेटर एसेट्स बेचता है, वो पैसे बांटता है, पर लिक्विडेटर पैसे कभी भी मर्जी से नहीं बांट सकता। उसको एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉलो करना पड़ता है जो कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। अब वो ऑर्डर ऑफ पेमेंट हमने कैसे पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने बताया था पेमेंट करी जाती है क्रेडिटर्स जिनके पास कोई फ्लोटिंग चार्ज होता है, और ज़्यादातर ये लोग कौन से होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। फ्लोटिंग चार्ज होता है चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कि ये कोई भी एसेट बेच नहीं सकते, पर स्टिल इनको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स माना जाता है। और कुछ ना लिखा हो तो हम डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज मान लेते हैं। तो क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज को पहले पेमेंट होती है, फिर जो पैसा बच जाए वो बढ़ता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, फिर जो पैसा बच जाए नंबर आता था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, और लास्ट में अगर कुछ बचे तो पैसा मिलता है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यही डिटेल में हमने चर्चा करी हुई है। फिर हमने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब इनसे भी पहले, हाँ, और उनका नाम रखा था हमने क्या? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्या इनके पास कोई स्पेशल सिक्योरिटी होती है जो इनको सबसे पहले पेमेंट करते हैं? द आंसर इज नो। पर लॉ कहता है कि इनको पहले पेमेंट करो, जिसमें सारे के सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस आ जाते थे, फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह आ जाती थी, जिसमें मैक्सिमम 20,000 पर एम्प्लॉय और मैक्सिमम ऑफ 4 मंथ सैलरी जो हम लोग डिस्कस करते थे। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट करी जाती थी। फिर हमने कहा था कि एक लोग ऐसे हैं जिनको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से भी पहले पेमेंट करी जाती है, जिसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जिसमें आपके आते हैं वर्कर्स के ड्यूज। कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, कोई वर्कर की वेजेस हैं, वर्कर से रिलेटेड कोई भी ड्यूज हैं, उनको प्रेफरेंशियल से भी पहले पेमेंट करी जाती है। और हमने बताया था कि हमारे क्वेश्चंस में इन दोनों को इकट्ठा ही पढ़ा जाता है, और इवन वर्कर के ड्यूज को भी हम किसका पार्ट बना देते थे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का ही पार्ट बना देते थे, बिकॉज हमारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट ऐसे ही हैं। जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं वहां भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का ही कॉलम है, जब आप लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं वहां भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का ही कॉलम है। तो क्योंकि ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल का कोई कॉलम ही नहीं मिलता हमें, सो क्वेश्चन करते टाइम हम ओवरराइडिंग को और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को इकट्ठे ही लिख देते थे। यही हमने पढ़ा था। फिर हमने कहा था एक होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जैसे बैंक का लोन, मान लो बैंक का लोन है 10 लाख, और बैंक के पास लैंड एंड बिल्डिंग एज अ सिक्योरिटी हमने गिरवी रखी हुई है, और लैंड एंड बिल्डिंग की रियलाइजेबल वैल्यू है 7 लाख।
तो हमने बताया था कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कभी लाइन में खड़े नहीं होते, रादर ये अपनी सिक्योरिटी बेचेंगे 7 लाख की, 10 लाख में से 7 लाख ये लोग कवर कर लेंगे और बाकी 3 लाख के लिए लाइन में आके खड़े हो जाएंगे। किसके साथ? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ। ये मैंने वो बातें बोली हैं जो हमने ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ रखी हैं, इसमें से एक भी बात नई नहीं है, सब बातें हमने क्लास में पढ़ रखी हैं। मैंने जस्ट आपको रिवाइज कराया है कि हमने जो पढ़ रखा है कि सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लाइन में आते ही नहीं हैं, वो अपनी सिक्योरिटी बेचते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो वो लिक्विडेटर को दे देते हैं, अगर कम पैसे होते हैं, उनका लोन कवर नहीं होता, तो वो आके लाइन में खड़े हो जाते हैं। किसके साथ? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, हमारे किसी क्वेश्चन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। जो क्वेश्चन अपने किए हुए हैं वो सारे एज इट इज रहेंगे। ये जो मैं कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं स्टडी मटेरियल में, इसके डेडिकेटेड क्वेश्चंस है, मतलब इसका अलग ही सवाल आने वाला है। अपने जितने क्वेश्चंस किए हुए हैं किसी क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा अब मैं जो कराने जा रहा हूं, क्योंकि अर्लियर ये सब चीजें नहीं करता था इंस्टीट्यूट, क्योंकि अब उन्होंने एक नई चीज करी है तो फिर उनकी बात मान के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली हमें भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई नई चीज नहीं है ना। सो ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं। ये याद आ गया आपको कि ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया कौन होते थे? सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के। वर्कर्स के जो ड्यूज होते थे अनलिमिटेड, उनको सबसे पहले, गरीब आदमी है इनको सबसे पहले पेमेंट कर दीजिए। फिर आते थे प्रेफरेंशियल, फिर फ्लोटिंग चार्ज, फिर अनसिक्योर्ड क्राइटेरिया, देन प्रेफरेंशियल होल्डर्स और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स। अपना ये डिस्कस किया हुआ है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना है, मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले मैं सारा समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा और बाद में लिखवाऊंगा। जो भी हमारे ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स हैं, इसमें टेक्निकली 2 चीजें कवर होती हैं। यस, हमने कितनी पढ़ी है? हमने एक ही पढ़ी है, पर टेक्निकली इसमें 2 चीजें कवर होती हैं। वर्कर के ड्यूज तो हैं ही जो हमने पढ़ रखे हैं, प्लस बच्चे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कुछ हिस्सा भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया का पार्ट होता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कुछ हिस्सा भी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पार्ट होता है। यस, अब ये कितना होता है? नई बात क्या आई कि अभी तक हमने पढ़ा है कि ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया में सिर्फ वर्कर्स ही होते हैं। जी नहीं, वर्कर्स तो होते हैं, प्लस सिक्योर्ड क्राइटेरिया का कुछ हिस्सा भी ओवरराइडिंग में आ सकता है। अब मन में आएगा कि सिक्योर्ड क्राइटेरिया तो लाइन में खड़े ही नहीं होते, तो ये वहां कैसे कवर हो गए? उसके लिए अब मुझे समझाना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मान लो अमाउंट लेफ्ट विद लिक्विडेटर, यह काम करते हैं। आपका सिक्योर्ड लोन है 1 लाख और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है 70,000। सिक्योर्ड लोन है 1 लाख और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है 70,000। आपके वर्कर के ड्यूज बाकी हैं, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है। आपके वर्कर के ड्यूज बाकी हैं 20,000 के, बस, और कोई पैसा कहीं से नहीं आना, वो बाद में। बाकी और कुछ नहीं मैंने दिया, मैंने इतनी बातें बताई हैं। मैंने कहा जी ये 70,000 बांट के दिखाना है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि हम कहते थे कि 1 लाख का लोन है, 70,000 की सिक्योरिटी रियलाइज हो जाएगी तो 30,000 के लिए वो अनसिक्योर्ड में जाके खड़े हो जाएंगे लाइन में। तो बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्कर के ड्यूज को कोई पैसा ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? मान लो इसके बाद लिक्विडेटर के पास कोई पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि टेक्निकली तो इसके बाद भी लिक्विडेटर के पास पैसे आएंगे,
पर फिलहाल के लिए मान लो कि लिक्विडेटर के पास और कोई पैसा नहीं है, सिर्फ ये 70,000 की सिक्योरिटी है जो सिक्योर्ड लोन को दी हुई है। तो क्या ये 70,000 की सिक्योरिटी से सिर्फ सिक्योर्ड लोन ही चुकता होगा? द आंसर इज नो। ये 70,000 की सिक्योरिटी प्रोपोर्शनेटली बटती है बिटवीन सिक्योर्ड लोन एंड वर्कर के ड्यूज। ये 70,000 की सिक्योरिटी प्रोपोर्शनेटली बटेगी बिटवीन सिक्योर्ड लोन एंड वर्कर के ड्यूज। बात समझ में आई? ये नई चीज है और इसका अपने किसी क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो और भी पैसा होता है ना। हमारे सवाल कम से कम कहां खत्म होते हैं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे। इससे पहले तो कोई सवाल खत्म ही नहीं हुआ और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वर्कर के ड्यूज दिए नहीं होते। इसलिए हमारे जो क्वेश्चन क्लास में किए हैं उस पर किसी पे इसका इंपैक्ट नहीं है। पर नई चीज ये सीखी कि जब भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास सिक्योरिटी होती है, वो सारा पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं लेके जा सकते प्रैक्टिकली। उनको उसमें से वर्कर्स को हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे इसके बाद पैसे आने भी हो, तब भी उनको वर्कर्स को हिस्सा देना पड़ेगा। फिर जब बाद में पैसे आएंगे उसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हिस्सा मिल जाएगा। प्लीज, इसके बाद भी लिक्विडेटर के पास पैसे आने हैं ना एसेट बेच के, हाँ तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को उसमें से हिस्सा दे देंगे ना। पर जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है उसमें से वर्कर को हिस्सा पहले मिलेगा, सारा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं लेके जा सकते। तो हम क्या करेंगे? तो मान लो आपका लोन है और वर्कर के ड्यूज हैं, कितनी कितनी अमाउंट है? 1 लाख है और 20,000 है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 70,000 है। तो किसको कितना कितना पे होगा? इन द रेशो ऑफ कितना बनता है? 10:2, यानी कि 5:1 की रेशो में ये पैसा पे होगा 70,000। 5:1 की रेशो में, तो 70,000 डिवाइड बाय 6 × 5, इनको मिलेगा 58,333 और 70,000 माइनस 58,333 11,167 इनको मिलेगा। और अमाउंट लेफ्ट कितना है? अमाउंट लेफ्ट कितना है? 1 लाख माइनस 58,333 41,667 और 20,000 माइनस 11,167 8,333। ये अमाउंट लेफ्ट आ गया। अब इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि ये अमाउंट लेफ्ट इनको कैसे पेमेंट करेंगे? तो ये तो बच्चे ओवर राइडिंग है। तो जैसे ही लिक्विडेटर के पास पैसा आएगा तो हम इसको ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट ही ट्रीट करेंगे और सबसे पहले 8,333 को देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, ये 41,667 की कैसे पेमेंट होगी? क्या इसको भी ओवर राइडिंग मानेंगे या इसको अनसिक्योर्ड के साथ लाइन में खड़ा होना पड़ेगा? तो जरा चेक करो। अगर हम वर्कर को पैसे ना देते और ये लोग 70,000 की सिक्योरिटी बेच देते, अगर हम वर्कर को पैसे ना देते और ये लोग 70,000 की सिक्योरिटी बेचते, तो 30,000 तब भी तो शॉर्टेज होती। 30,000 तब भी तो शॉर्टेज होती और उसके लिए वो लाइन में खड़े होते। इसका मतलब आउट ऑफ 41,667 30,000 एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मिलेगा और बाकी 11,167 एज अ ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स के रूप में मिलेगा। और इनका पूरा ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स 8,333 प्रेफरेंशियल पेमेंट्स के रूप में मिलेगा। सर दोबारा बोलना, मैं समझाता हूं, दोबारा समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत कुछ कराऊंगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। नई बात क्या है? नई बात यह है कि अभी तक हम पढ़ते थे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की सिक्योरिटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसमें से सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की ही पेमेंट होती है, यही पढ़ते थे ना हम। पर ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। अगर कोई ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट है तो वो सिक्योरिटी को ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है। मान लो और पैसा आना है लिक्विडेटर के पास, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में बटेगा ना, पहले तो ये सिक्योरिटी बटेगी ना।
और ये सिक्योरिटी सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कर के बीच में प्रोपोर्शनेटली बटेगी इन द रेशियो ऑफ 10:2 या 100:20 या 5:1। अब बांट दिया, सिक्योरिटी की पेमेंट हो गई। अब जो बाकी बची पेमेंट है ये कहां पे होगी, इसके लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो बच्चे वर्कर का 8,333 तो ओवरराइडिंग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिक्विडेटर के पास एसेट बेच के पैसा आएगा सबसे पहले 8,333 को पे किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो बैंक का 41,667 है इसको पेमेंट कैसे होनी है? तो बड़ा सिंपल है, अगर वर्कर के ड्यूज ना होते तो बैंक का क्या हिसाब होता? सीधा है, 1 लाख का लोन था, 70,000 की सिक्योरिटी थी, 30,000 डेफिशिएंसी और उसके लिए वन सिक्योर्ड के साथ लाइन में जाके खड़ा हो जाता। हाँ तो बस ठीक है, फिर आउट ऑफ 41,667 30,000 के लिए उसको अनसिक्योर्ड के साथ खड़ा करो, पर 11,667 को उसको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल मानो। और यही तो मैंने बताया था, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल में 2 चीजें कवर होंगी, एक वर्कर के ड्यूज और दूसरा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आगे ना सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पर सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का वो वाला हिस्सा जो अनसिक्योर्ड माइनस करने के बाद आ रहा है। इसको इंग्लिश में लिखवाना बहुत ही मुश्किल है, इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज पढ़ाऊंगा पागल हो जाओगे। कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कौन सा हिस्सा को ओवरराइडिंग माना जाएगा? क्या पूरे 1 लाख को? ना, वो तो सिक्योरिटी रियलाइज करके पैसा मिल जाएगा। जो बचेगा क्या सारा ओवरराइडिंग है? ना, उसमें से अनसिक्योर्ड वाला पोर्शन अलग कर दो, जो वैसे भी तो अनसिक्योर्ड ही होना था, अनसिक्योर्ड वाला पोर्शन अलग कर दो, बाकी 11,667 ओवरराइडिंग है। तो अब जैसे ही पैसा आएगा तो इस रेशियो में दोनों में बटेगा, 11,667 और 8,333 की रेशियो में दोनों में बटेगा। जब तक ये पेमेंट नहीं हो जाती लाइन आगे चल नहीं सकती। फिर इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर फ्लोटिंग चार्ज, फिर अनसिक्योर्ड, और अनसिक्योर्ड के साथ लाइन में खड़े होंगे ये 30,000। जबरदस्त पॉइंट है ना? सो ये नई बात थी, पर इसका किसी क्वेश्चन पे इंपैक्ट नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वर्कर के ड्यूज होते नहीं, और दूसरा क्वेश्चन में हम ओवरराइडिंग को अलग तो करते ही नहीं, हम तो ओवरराइडिंग को प्रेफरेंशियल के साथ ही रखते हैं। हाँ, इस पर डेडिकेटेड सम है जो कि मैंने हैंडआउट में दिया है, स्टडी मटेरियल का सम है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ समझ में आया है? आइए एक क्वेश्चन करते हैं, बाद में देखूंगा कि इसकी अंग्रेज़ी कैसे लिखवानी है, बिकॉज ये अंग्रेज़ी में लिखवाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, सो आइए हैंडआउट के ऊपर चलते हैं, न्यू सम्स देखते हैं लिक्विडेशन के। आइए जी, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी मटेरियल। तो इस पे ये डेडिकेटेड क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, रादर आया हुआ है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। पढ़िए जी, अमाउंट पेबल इन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी आर एज फॉलोस। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,25,000, वर्कमैन ड्यूज 2.5 लाख, वही 2 चीज़ें दी हुई हैं। शो द पेमेंट मेड एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस, बैलेंस का भी ट्रीटमेंट बताओ, इन द फॉलोइंग 2 इंस्टांसेस। इफ द सिक्योरिटी रियलाइज्ड इज 2 लाख, इफ द सिक्योरिटी रियलाइज्ड इज 1 लाख। पहले मैं ये 1 लाख वाला कराता हूं, इससे आपको सेम ही सवाल है। सिक्योर्ड क्रेडिटर 1,25 है, वर्कमैन के ड्यूज 2.5 हैं। पहले पार्ट में मान के चलो कि सिक्योरिटी से पैसा 2 लाख आया, दूसरे में 1 लाख आया, और बैलेंस का भी ट्रीटमेंट बताना है। पहले मैं 1 लाख वाला करूंगा। आइए जी, सो क्वेश्चन नंबर 4 सब पॉइंट ए, इफ द सिक्योरिटी रियलाइज्ड इज 1 लाख, तो सब पॉइंट बी पहले कर रहे हैं। इफ द सिक्योरिटी रियलाइज्ड इज ₹1 लाख। चलो ध्यान से सुनना है। सो 2 लोग हैं हमारे पास, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दूसरा वर्कमैन, वर्कमैन के ड्यूज, और ये रहा टोटल। सो अमाउंट ड्यू कितनी कितनी है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की 1,25,000, वर्कमैन की 2.5 लाख।
सो टोटल हो गया 3,75,000। पहले पैसा किसको मिलेगा? पहले तो जो सिक्योरिटी दी हुई है सिक्योर्ड क्रेडिटर को वो बेचेंगे और दोनों में प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे, माइनस अमाउंट पेड। अब अमाउंट पेड कितना है? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हमने कितना लिया? 1 लाख। इस रेशो में बटेगा 125:250, यानी कि 1:2 की रेशो है। सो ये आएगा 33333 और 666667। ये बच गया बैलेंस। मेन तो है कि बैलेंस का ट्रीटमेंट भी समझना है। 125 माइनस 33333 91667, 250 माइनस 66667 183333। अब इसमें से ओवरराइडिंग कितना? क्योंकि अभी लिक्विडेटर के पास और भी तो पैसा आएगा, तो उसमें से सबसे पहले ओवरराइडिंग को पेमेंट करेंगे। और अनसिक्योर्ड कितना? अब जाओ और चेक करो कि अगर ये वर्कर ना होते तो 1,25,000 का लोन है, 1,25,000 ही है ना? यस। और 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी है, तो 25,000 की डेफिशिएंसी। क्या करते थे हम इस डेफिशिएंसी को? अनसिक्योर्ड के साथ खड़ा करते थे। मतलब इसमें से 25,000 तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, बाकी ऑटोमेटिकली 666667 क्या है? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। और वर्कर का तो सारा ही क्या है? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। इस तरीके से करना है। क्लियर हो गई बात? सो ये आपका आता है 91,667 प्लस 183333। 2,75,000 में से 25,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है और 2,50,000 आपका ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट है। तो जैसे ही लिक्विडेटर के पास एसेट बेच के और पैसा आएगा तो लिक्विडेटर पहले इन दोनों को इस रेशो में पेमेंट करेगा और फिर प्रेफरेंशियल की तरफ चलेगा। तो इस तरह का डेडिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है, रादर आया भी हुआ है। अब इसका ए पार्ट भी देख लेते हैं। इफ द सिक्योरिटी रियलाइज्ड is rupees 2 lakh. If the security realized is rupees 2 लाख, तो मैं इस फॉर्मेट को कॉपी कर लूँ, क्योंकि फॉर्मेट तो यही रहना है, सिर्फ अमाउंट ही चेंज करनी है। ओहो, इससे पहले तो कॉपी हो जाता। आइए जी, अब सिक्योरिटी रियलाइज्ड 2 लाख है ना? ये तो सेम ही है, 1,25,000 और 2.5 लाख। सिक्योरिटी है 2 लाख, तो क्या ये सारी सिक्योरिटी का पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर ले जाएंगे? द आंसर इज नो। ये बांटना पड़ेगा आपको रेशो में 1:2। सो 2 लाख डिवाइड बाय 3, 666667 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा और 13333 वर्कर को मिलेगा। अब कितना बचा? 1,25,000 माइनस 666667 58,333, 2.5 लाख माइनस 13333 11,667। अब रुको, चेक करो, अगर वर्कर ना होते और अपना पुराना ही ट्रीटमेंट होता तो 1,25,000 के क्रेडिटर थे और 2 लाख की सिक्योरिटी थी, तो जानते हो उनका सारा ही लोन पे हो जाता। क्या उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता? द आंसर इज नो। इसका मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अब इसमें है ही नहीं। ये 58,333 सारे का सारा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल है और वर्कर का तो वैसे ही क्या होता है? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल। अब इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है ही नहीं, क्योंकि अगर वर्कर ना आते बीच में तो वो 2 लाख की सिक्योरिटी बेच के 1,25,000 का लोन रिकवर कर लेते, उनको अनसिक्योर्ड के साथ खड़े ही ना होना पड़ता। क्योंकि वर्कर आ गए, उनका शॉर्टफॉल हो गया, तो जो शॉर्टफॉल बचा वो भी उनको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स के रूप में ही पे किया जाएगा, सबसे पहले पे किया जाएगा।
ये है बच्चे नया पॉइंट। मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, क्या लिखवाऊंगा, इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको लिखवाना, क्योंकि मैंने अच्छे से तो समझा दिया आपको। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, पहले आप इसको लिखिए। सो ये था एक छोटी सी नई बात, पहले नहीं होती थी, होती भी थी तो ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि कभी एग्ज़ाम में कवर नहीं करी गई थी। अब इस पर डेडिकेटेड सम बना दिए गए हैं, सो इसलिए कवर कर रहे हैं। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आइए, तो एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वो देखते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब आप आराम से कर लेंगे, देखना कोई दिक्कत नहीं आएगी। BK Limited is being wound up by the tribunal. All the assets of the company have been charged in the favor of company's bankers to whom the company owes 2.5 करोड़। सारे ही एसेट का चार्ज है बैंक के पास, और बैंक लोन कितना है? 2.5 करोड़। ऑल द एसेट मतलब लिक्विडेटर को कहीं और से पैसा आना ही नहीं है। ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन चार्ज्ड इन फेवर ऑफ द कंपनीज बैंकर टू whom द कंपनी ओज 2.5 करोड़। कंपनी ने उनका कितना देना है? 2.5 करोड़ देना है। द कंपनी ओज द फॉलोइंग अमाउंट टू अदर्स। ड्यू टू वर्कर्स 62,50,000, टैक्सेस पेबल टू गवर्नमेंट 15 लाख, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 30 लाख। You are required to compute with reference to the provisions of Companies Act the amount each kind of creditor is likely to get if the amount realized by liquidator from the secured assets and available for distribution among creditor is 2 करोड़। secured asset बेच के 2 करोड़ आया है और 2.5 करोड़ तो बैंक का ही देना है। ये है बढ़िया सवाल, प्रॉपर क्वेश्चन ना, जैसा क्वेश्चन हमारा होता है कि इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी हैं, अनसिक्योर्ड भी हैं, वर्कर भी है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के हैं? 2.5 करोड़ के, और सारे एसेट्स गिरवी हैं, आपको कहीं से और कोई पैसा नहीं आना, और 2 करोड़ रुपए आपको एसेट बेच के आने वाला है। तो जो पहले हम करते थे, हम ये 2 करोड़ इनको पकड़ा देंगे और 50 लाख के लिए इनको अनसिक्योर्ड के साथ लाइन में खड़ा कर देंगे, सवाल खत्म हो गया, क्योंकि आगे तो कोई पैसा आना ही नहीं। तो पहले के टाइम अगर ये सवाल आता तो हम कहते हैं ये 2 करोड़ का 2 करोड़ इनको पकड़ा दो और बाकी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि और कोई पैसा तो आना ही नहीं। पर अब ऐसा नहीं है। अब समझ में आया ना कि और कोई पैसा लिक्विडेटर को आना ही नहीं, तो ये 2 करोड़ आप इनको नहीं दे सकते, आपको इसको वर्कर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? और क्या प्रेफरेंशियल, क्योंकि दोनों वर्कर और ये मिला के 2.5 करोड़ प्लस 62,50,000, तो इन दोनों को ही पैसा मिलेगा और तो किसी को कोई पैसा मिलना ही नहीं है, बिकॉज 2.5 करोड़ का लोन है, 6250 के वर्कर हैं और टोटली 2 करोड़ आ रहा है, तो ये इन दोनों में ही बढ़ जाएगा और किसी को कोई पैसा नहीं मिलने वाला। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो लिख लेते हैं इसको। तो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। अगर अर्लियर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते तो हम कहते हैं ये 2 करोड़ का 2 करोड़ सिक्योर्ड क्रेडिटर को दे दो, आप वेले हो गए। पर अब ऐसा नहीं है, नए कंपनीज एक्ट में ही ऐसा नहीं है। क्लियर है? लिखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, amount realized from secured assets shall be distributed proportionately। तो ये आपका कॉन्सेप्ट भी लिख दिया हमने, यही लिखवाना था। shall be distributed proportionately between सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसको हम बोलते हैं फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, है ना,
फ्लोटिंग चार्ज वाले नहीं, क्रेडिटर्स हैविंग फिक्स्ड चार्ज बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैविंग फिक्स्ड चार्ज एंड वर्कर्स। सो यही अपना रेलेवेंट प्रोविजन भी हो गया जो हमने कॉन्सेप्ट में लिखना था कि कंपनीज एक्ट कहता है कि सिक्योर्ड एसेट बेच के जो पैसा मिलेगा वो प्रोपोर्शनेटली बटेगा, किसमें? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैविंग फिक्स चार्ज में और वर्कर्स में। क्लियर है? अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस amount realized from secured assets of rupees 2 crore shall be distributed as follows। तो मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग कर रहा हूँ, ठीक है? पेड टू वर्कर्स 2 करोड़ टोटल आया है, रेशो में बांटना है। वर्कर्स का कितना है? 62,50,000 डिवाइडेड बाय 62,50,000 प्लस 2 करोड़ 50 लाख। तीन करोड़ नहीं, हाँ 3,12,50,000, तो ये 1/5 आ रहा है। 3,12,50,000 डिवाइड बाय 62,50,000, यस 1/5 आ रहा है। तो 2 करोड़ डिवाइड बाय 5, 40 लाख वर्कर्स के हिस्से आएगा जी। मतलब आप ये वाला प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, मैंने प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग कर दिया। पेड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर है कि सिक्योर्ड लोन है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सो टोटल 2 करोड़ है माइनस 40 लाख, तो 1 करोड़ 60 लाख। अब इस सवाल में ना बैलेंस का ट्रीटमेंट पूछा नहीं हुआ, तो हम बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वैसे आपकी जानकारी के लिए है ना। बताओ 2 करोड़ का लोन है, नहीं 2.5 करोड़ का लोन है, 2 करोड़ के एसेट है। अगर वर्कर बीच में ना आते तो 50 लाख की उनकी डेफिशिएंसी होती, जिसके लिए वो लाइन में खड़े हो जाते। अभी उनकी डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? 40 लाख, क्योंकि उनको 2 करोड़ में से 1 करोड़ 60 लाख पे कर रहे हैं। 40 लाख की डेफिशिएंसी आ रही है ना, ये सारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। लाइन में खड़े हो जाओ जाके, यस ये सारा ही अनसिक्योर्ड है। समझ रहे हो क्यों भाई? 2 करोड़ देना है उनको, 1 करोड़ 60 लाख दिए ना, 40 लाख उनको नहीं मिला ना। तो अगर वर्कर बीच में ना आते, एक मिनट 2.5 करोड़ का लोन है, सॉरी माफ़ करिएगा माई मिस्टेक। 2.5 करोड़ का लोन है, ये मैंने गलत लिखा, नहीं ये तो ठीक है। 2.5 करोड़ का लोन था, उनको 1 करोड़ 60 लाख मिल गया, तो 90 लाख बचा है ना। अब 90 लाख में से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा 50 लाख, क्योंकि अगर वर्कर बीच में ना भी आते तो भी 50 लाख की डेफिशिएंसी तो थी, और 40 लाख का ओवरराइडिंग माना जाएगा। हालांकि ये सवाल में पूछा नहीं गया, तो ये मैं डब्बे में लिख देता हूँ, ये आपकी जानकारी के लिए है, क्वेश्चन ने ये नहीं मांगा है। ना व्हाट अबाउट द अदर्स, ये जो टैक्सेस पेबल टू गवर्नमेंट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। नो अमाउंट विल बी पेड टू गवर्नमेंट एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सो ये जो वर्किंग है ये मैंने जानबूझ के कर दी कि इसमें से ओवरराइडिंग कितना और अनसिक्योर्ड कितना। क्लियर है? समझ आ गया? सो ये प्रॉपर क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि लिक्विडेटर के पास और कोई पैसा आना ही नहीं है, सो लिक्विडेटर को इतने पैसे से ही काम चलाना है बस। ठीक है, चलिए लिखिए इसको जल्दी। बस जी, अब और कुछ नहीं है, बाकी तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे।
ओके है जी। सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा।